दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं ज्योतिष पर जो ये 12 लग्न होती हैं उन सब पर एक सीरीज बना रहा हूँ। 12 की 12 लग्न पर एक सीरीज बना रहा हूँ। तो आज मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर स्वागत करता हूँ और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, लग्न में कौन सा नंबर लिखा होता है, तो आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे आपसे तुला लग्न के लिए। तो देखिए, यदि लग्न में 7 नंबर लिखा है तो ये कौन सी लग्न कहलाएगी? तुला लग्न कहलाती है। तुला लग्न का स्वामी कौन होता है? तुला लग्न का स्वामी है शुक्र। तो ये पूरी की पूरी जो लग्न है वो शुक्र प्रधान लग्न कहलाती है। अब ये लोग कैसे होते हैं? देखने में ये स्मार्ट होते हैं। इनकी खास बात क्या होती है कि इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। ये कितने भी बड़े कष्ट में हों, अगर आप इनसे मिलते हैं तो आपसे ही हमेशा हंसकर बात करेंगे और आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये व्यक्ति को इतने ज़्यादा कष्ट हैं इस समय एट प्रेजेंट कंडीशन। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी मुस्कान के पीछे एक बहुत बड़े से बड़ा गम को भी छुपा लेने की काबिलियत रखते हैं। तो इस तरीके से ये लोग बोलने में, बात करने में बहुत अच्छे होते हैं। सौम्य इनका व्यक्तित्व होता है। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा लग्न किस चीज से रिप्रेजेंट होता है? शुक्र से। तो ये सब शुक्र की एनर्जी को लिए हुए होते हैं। अब जब कोई राजा होता है, राजा मतलब लग्न का राजा, इस समय लग्न का राजा कौन है? शुक्र। तो जो भी लग्न का स्वामी होता है या राजा होता है तो वो डिपार्टमेंट अपने हिसाब से बांटता है। अब ये हमारे बाकी सारे जो भाव हैं उनको ये सब इस तरीके से डिवीज़न इसको किया जाता है जिससे कि लग्न को ऊर्जा प्राप्त होती रहे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ये अलग अलग प्रकार के हमारे भाव होते हैं, हमारे जीवन के भाव होते हैं, हमारे मन के भाव होते हैं, ये सारे के सारे। तो जब हम बात करेंगे आज तुला लग्न के बारे में, तो मैंने पहले आपको इनका व्यक्तित्व बताया। देखने में सुंदर होते हैं, बात करने में बढ़िया होते हैं और अपनी बात को रखने में, मित्र बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे इनके द्वितीय भाव की। लग्न यदि हम स्वयं, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, अब इनको जो दूसरा भाव मिला है दोस्तों, दूसरा भाव होता है हमारे गेन का भाव। दूसरा भाव होता है हमारे कुटुंब का भाव, हमारे घर का भाव, जिसमें बाकी सब लोग रहते हैं। तो यहाँ पर इनको किस चीज़ की एनर्जी मिली है? मंगल की एनर्जी मिली है। मंगल की एनर्जी यहाँ क्या कह रही है इनसे? शुक्र को जब यहाँ सेकंड हाउस में किस चीज़ की, मंगल की एनर्जी क्यों दी गई है? कारण इनका क्या है कि जब इनका जन्म होता है और जिस परिवार में इन लोगों का पालन पोषण होता है वहाँ पर इन लोगों के सामने पैदा होते ही समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो जब इस तरीके का माहौल इन लोगों को मिलता है तो वहाँ क्या चाहिए होती है? हमें मंगल की ऊर्जा चाहिए होती है। तो मंगल की ऊर्जा से ये थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब ऊर्जावान महसूस करते हैं और इन सारी चीज़ों से बाहर उभरते हैं। और उभरना भी इनका कैसा? घर में शिक्षा का जो माहौल है उसमें भी इनको क्या है, थोड़ा सा वर्चस्व अपना रख के कार्य को आगे बढ़ाना होता है। अब हम बात करेंगे इनके तृतीय भाव की। तीसरा भाव हम लोगों का, हमारी जो कुंडली होती है उसमें किस चीज़ का है? पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, मीडिया का है। तो यहाँ पर नंबर क्या पड़ा हुआ है इनका? 9 नंबर, मतलब धनु राशि। अब इसका स्वामी कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये कहने का मतलब है कि जो इनका पराक्रम भाव है जागृत कब होगा? ज्ञान से, नॉलेज से। तो जब ये लोग थर्ड हाउस में अपनी नॉलेज को गेन करेंगे और उस नॉलेज के द्वारा लोगों के सामने आएंगे, मतलब टीचिंग के क्षेत्र में आए, प्रोफेसर बन जाएं, अच्छे काउंसलर बन जाएं, तो इस टाइप की एनर्जी कौन सा हाउस हमें देता है? कौन सा भाव देता है? थर्ड हाउस देता है।
अब यहां पर कौन सा ग्रह पड़ा हुआ है, मतलब राशि कौन सी है, गुरुदेव बृहस्पति की। तो जब गुरुदेव बृहस्पति को ये पावर है कि वो अपने ज्ञान को आगे की ओर बढ़ाएं, और ये लग्न किसकी है, तुला, यानी शुक्र की लग्न है। तो दो गुरु, एक पराक्रम के हैं मालिक और एक लग्न के मालिक हैं। तो ये लोग आगे जब बढ़ते हैं, जब ये अपने तीसरे भाव को जागृत करते हैं, मतलब अपने सेंस को, अपने ज्ञान को जागृत करते हैं, तब इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अब देखते हैं इनके सुख भवन में क्या है। सुख भवन मतलब चौथा भाव। चौथा भाव हमारा किसका होता है, माता का होता है, गाड़ी का, बंगले का, इस टाइप की जो भौतिक सुख है उनका भाव होता है। अब यहाँ है शुक्र और यहाँ क्या है, शनि। तो 10th हाउस में क्या है, ऑब्स्टिकल, बाधाएं हैं, और कौन दे रहा है, शनिदेव। तो यहाँ पर सुख का भाव भी किसके द्वारा है, शनि के द्वारा। तो शुक्र का भाव शनि के साथ वैसे भी बहुत अच्छी पटरी खाती है। शनि अंधेरा है, ठीक है, और जितना अंधेरा होगा शुक्र का तारा उतना ही सुंदर हम लोगों को दिखाई देगा। तो यहाँ थोड़ी बाधाएं जरूर आती हैं, लेकिन कर्म का मतलब शनि क्या कहते हैं कि आप किसी भी चीज को, काम को करो, ज्यादा सोचो मत, कार्य को करो। ये कर्म का भाव इन्हें दिया गया सुख के भाव में। तो इन लोगों को सुख जब प्राप्त होगा जब ये कर्म का भाव अपने अंदर लेकर आएंगे, मतलब किसी भी कार्य को करेंगे तब इनको सुख की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं हम इनके 5th हाउस। देखिए 5th हाउस का मतलब क्या है, 5th हाउस होता है हमारा संतान का भाव, और 5th हाउस हमारे ज्ञान का भाव, कौन से वाले, बुद्धिमत्ता का भाव भी होता है। अब यहाँ पर भी कौन मिले इनको, शनिदेव मिले हैं। शनिदेव का 5th हाउस को संभालना। अब ये शनिदेव किस टाइप के शनिदेव है, इसमें इनको जो पुट मिला है यहाँ, जब भी 11th नंबर आएगा तो उसमें शनि के साथ राहु का पुट आ जाता है, और जैसे ही राहु लग जाते हैं हमारे किसमें, 5th हाउस में, तो इस टाइप में क्या होगा, इनके ये लव एंड रोमांस का भी क्षेत्र है। तो इनका जो इंटरेस्ट होगा, इनके जो मतलब मित्र होंगे, अगर ये पुरुष हैं तो महिलाएं, और महिलाएं हैं तो पुरुष, तो बहुत सारे इनके दोस्त होंगे। तो इस टाइप की एनर्जी राहु की होती है। और जब शनि और राहु दोनों जहाँ मिलते हैं तो इस हाउस में क्या काम करते हैं कि थोड़ा सा, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, कंसीव करने का सिस्टम, थोड़ा सा यहाँ पर बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये शुक्र प्रधान राशि है, और शनि और राहु का प्रभाव हमारे 5th हाउस में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इनको बहुत आगे की ओर भी लेके जाते हैं, मतलब इनको जो इनकी इंटेलिजेंस है इसका इतना जबरदस्त प्रयोग कराता है राहु कि ये लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इनके 6th हाउस की। तो देखिए दोस्तों 6th हाउस किसका है, रोग, ऋण और शत्रु का। रोग, ऋण और शत्रु में हमें क्या मिला, मीन राशि मिली। मीन राशि का स्वामी कौन सा होता है, गुरु होता है। लेकिन आपको मैं एक और बात बताऊं कि 12 नंबर मतलब मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। तो इन लोगों को अगर अपना कार्य निकालना है किसी से तो इनको क्या चाहिए, शुक्र की उच्चता चाहिए। मतलब इनको वैभव वगैरह जितनी भी चीजें हैं, 6th हाउस है, जब इनके पास पैसा होगा, जब इनके पास मतलब इनकी एक टीम होगी बहुत सारी, तो ये सारी चीजों से लड़ने के काम में आएंगे। मतलब ना इनके पास रोग फटकेगा, ना ऋण होगा, ना शत्रु होगा। और अगर होते भी हैं तो इनके जो मित्र हैं, मतलब जब शुक्र की बात मैं आपसे करता हूं तो अपोजिट उसको समझिए आप, जैसे पुरुष हैं तो महिलाएं हैं, और महिलाएं हैं तो उनके पुरुष मित्र, मतलब उन चीजों को यहाँ पर सब टैकल कर लेंगे। अब बात करते हैं हम इनके 7th हाउस की। तो जो दोस्तों 7th हाउस होता है वो किस चीज का होता है, वो हमारे पार्टनर का होता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो। बिजनेस की तौर से अगर हम लोग देखते हैं तो भी हम 7th हाउस को देखेंगे, और अगर हम स्पाउस की बात करते हैं तो कैसे देखेंगे, उनकी पत्नी या पति के भाव को देखेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ऊपर है शुक्र, 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर की खास बात क्या है, 7 नंबर की खास बात यह है कि यहाँ पर शनि उच्च के होते हैं, और
सेवेंथ हाउस में क्या है, शनि नीच की होते हैं और किसकी एनर्जी होती है, सूर्य की एनर्जी होती है। तो इनका जो लाइफ पार्टनर है बहुत स्ट्रांग, बहुत एनर्जेटिक होता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए बहुत सारी लग्न की मैंने आपसे चर्चा अब तक की है, लेकिन ये इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मतलब इनका जो स्पाउस होगा इनके लिए शक्ति के रूप में कार्य करेगा, मतलब इनके साथ मिलकर कार्य करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है तुला लग्न वाले लोगों के लिए। अब हम लोग बात करेंगे एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस में नंबर किस चीज का पड़ा हुआ है, वृषभ लग्न। ये सारी लग्न सारी राशियां मैं आपको बता चुका हूं। अब जब हम लोग बात करेंगे एट्थ हाउस की, तो वहां दोबारा किसने चार संभाल लिया, शुक्र ने। एट्थ हाउस हमारा किस चीज का होता है, गुप्त विद्या का, गुप्त ज्ञान का, तंत्र मंत्र हर तरीके की साधना से जुड़ा हुआ ये भाव होता है। और जब यह शुक्र की एनर्जी आ गई तो ये क्या कहते हैं, मतलब ऐसे लोग अगर मेल हैं और वो माँ की पूजा करेंगे तो क्या है, ये बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। उसका रीजन है इनकी जो सारी ऊर्जा, जो गुप्त ज्ञान है, जो गुप्त इनकी चीजें हैं, हिडन एनर्जी जो पड़ी हुई है, किस जगह पड़ी हुई है, एट्थ हाउस पे, उसको जागृत किस माध्यम से करेंगे, शुक्र के माध्यम से ही करेंगे। तो इनके लिए सारी चीजें छोड़कर इनको कहाँ ध्यान देना है कि हमें अपने एट्थ हाउस में जो हमारी हिडन एनर्जी छुपी हुई है उसको जागृत किसके माध्यम से करना है, शुक्र के माध्यम से करना है। अब बात करेंगे इनके भाग्य भवन की। तो भाग्य भवन में क्या पड़ा हुआ है, 3 नंबर। यानी ये लोग क्या हैं, मिथुन राशि आ गई। मिथुन राशि के अंदर सबसे अच्छी खास बात क्या होती है कि वो कोई भी चीज, कोई नई चीज अगर आप उनको समझाना चाहते हो तो वो बहुत जल्दी समझते हैं। और इससे पहले अगर आप इसको सोचोगे कि ये जो हमारे भाग्य में 3 नंबर आया है, इसका मतलब क्या है कि मतलब एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक छोटे बच्चे की बुद्धि होती है उसकी तरह ये ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और जितना ये लोग ज्ञान अर्जित करेंगे इनका भाग्य जागृत होगा। अब हम लोग बात करेंगे इनके 10वें भाव की। देखिए 10वां भाव हर कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कारण क्या है, 10वां भाव वो भाव है जिसके द्वारा हम देखते हैं हमारा कर्म, और हम अपने कर्म के द्वारा ही अपने भाग्य को भी निर्धारित करते हैं। तो जब आपने देखा इनका 4th हाउस मतलब 10th के सामने वाला हाउस, वहां क्या थे, शनिदेव महाराज। मैंने आपको क्या बोला कि इनका सुख किसके साथ है, शनिदेव के साथ है। और शनि क्या कह रहे हैं, कर्म करो। और 10th हाउस में इनका पड़ा हुआ है चंद्रमा की एनर्जी। चंद्रमा की एनर्जी क्या है, मन। जब इन लोगों का मन बहुत निर्मल होता है, किसी के भी बारे में कभी भी कोई गलत भावना ये लोग नहीं रखते। तो जब अगर ये लोग किसी के बारे में अच्छी भावना रखेंगे, किसी के कार्य को आगे बढ़ाने में उसका सहयोग देंगे, तो इनका 10th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो इनको 10th हाउस में किस चीज़ को कंट्रोल करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है। जो डिसीजन ये ले लें उसको क्या करें, काम के द्वारा। 4th हाउस क्या कह रहा है, जब तक आप वर्क नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि किसी को दुखी होगा तो हम ये काम ना करें, नहीं। इन लोगों को यहाँ ये नहीं सोचना कि जो काम मैं करने जा रहा हूं उससे किसी को दुख होगा। अगर ऐसा भाव ये मन में लाकर अपने कार्य को करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, इनका 10th हाउस बेकार हो जाएगा। तो जो कर्म ये करने आए हैं इनको ये कर्म अवश्य करने ही चाहिए। मन का हाउस है, अब मन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उस मन के विचार के साथ आपको कर्म भी करना है, तब आपको 10th हाउस एक्टिवेट होगा। अब बात करते हैं फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर मतलब 11th हाउस की। देखिए साहब 11th हाउस में क्या पड़ा हुआ है, सूर्य। सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारी आत्मा को, सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारे अभिमान को, हमारी ईगो को। तो अगर ये लोग जब यहाँ साफ मन से 11th हाउस में प्रवेश करते हैं और अहंकार को छोड़ते हैं, सूर्य के उस अहंकार को छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के लिए जब ये लोग वर्क करेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे कि तुम चाहते क्या हो, आपको क्या चाहना है, हम सेल्फ के लिए चाहते हैं,
अपने लिए चाहते हैं। जो भी काम मैं करूंगा, अगर ये केवल ये सोच के करेंगे कि ये मेरे लिए है, मेरे लिए, परिवार के लिए है, तो क्या होगा, 11th हाउस डिस्टर्ब होगा। इन लोगों को क्या करना होता है, इन लोगों को जो भी कुछ अर्निंग करनी है, जैसा भी ये लोग कर्म करते हैं या किसी को एडवाइस करते हैं, तो क्या करें, समाज में एडवाइस को बांटें। तो इनका 11th हाउस इतना मजबूत होगा कि इनकी हर इच्छा पूरी होगी, क्योंकि वहां पड़ी हुई है किसकी एनर्जी, सूर्य की एनर्जी पड़ी हुई है। तो वो क्या करता है, हर चीज को फलीभूत करता है। अब हम लोग बात करेंगे इनके 12th हाउस की। आप सोच के देखो, जो ये 12th हाउस होता है वो कैसा होता है, वो वाला समय होता है जब हम अपने सारे दायित्व पूरे करके और इस संसार से जाने का भाव होता है हमारा 12th हाउस। तो 12th हाउस में क्या चीज पड़ी हुई है, 12th हाउस में पड़ा हुआ है 6 नंबर, मतलब बुद्ध की एनर्जी। और अगर आप इस चीज को बहुत गौर से देखोगे, यहां पर शुक्र क्या है, उच्च के, कहां पर, छठे भाव में। और यहां पर क्या होते हैं, शुक्र नीच के होते हैं। मतलब जिस शुक्र की पूरी ऊर्जा है, जिस शुक्र की पूरी मेहरबानी इनके पूरे जीवन में रही, जिसका लाभ इन्होंने हर तरीके के भौतिक सुख में, हर प्रकार के कर्म में लिया और हमेशा मुस्कुराते रहे, उसका यहां पर क्या हो रहा है, प्रभाव एकदम जीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर शुक्र एकदम नीचे की पोजीशन में आ जाते हैं। तो इस तरीके के जो लोग हैं, जब मेडिटेशन में आते हैं और इनकी ऊर्जा, सांसारिक ऊर्जा बिल्कुल शून्य हो जाती है, तब ये लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन वगैरह की तरफ जाकर अपने लास्ट वाला जो टाइम होता है उसको काटते हैं। और आप ये समझिए कि इन लोगों के पास एक ऐसी एनर्जी होती है कि हो सकता है कि ये जन्म, जिन लोगों ने तुला लग्न में जन्म लिया है, उनका ये लास्ट जीवन हो। मतलब आध्यात्मिक प्रवृत्ति जागृत कब होती है, जब इनका 12th हाउस वर्क करना शुरू कर देता है। और ये लोग अगर चाहते हैं, अगर थोड़ी भी साधना, थोड़ा भी मेडिटेशन ये लोग करते हैं, तो ये बहुत ही जल्दी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसा इनका 12th हाउस बोलता है। तो इस तरीके से ये सारी विवेचना हुई दोस्तों हमारी तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न वाले लोग इस जीवन में अच्छे से अच्छा भोग भोगते हैं। अपने चेहरे पर कभी भी ऐसे भाव नहीं लाते कि सामने वाले को लगता है कि ये आज उदास है। हमेशा हंसते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं लोगों को। और ऐसी लग्न है ये कि लास्ट होते होते इनके पास जो प्रोबेबिलिटी है ना मोक्ष प्राप्त करने की, और लग्नों की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से इनका पूरा जीवन यापन चलता है। दोस्तों ये पूरी हुई मेरी छोटी सी एक विवेचना तुला लग्न के बारे में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।